हेलो एवरीवन, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम बायो इनऑर्गेनिक के कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम के, और जितने भी आए हैं लेटेस्ट ईयर तक के 2025 तक के आपको क्वेश्चंस इसमें देखने के लिए मिलेंगे। जिसमें ये पहला क्वेश्चन है जैम 2013 का, क्योंकि उसके पहले क्वेश्चंस इसके आते नहीं थे। और ये जो क्वेश्चन है, इनिशियली जो जैम का पेपर होता था वो कुछ पेन पेपर बेस्ड भी क्वेश्चन आते थे, तो पेन पेपर बेस्ड होता था तो कुछ थ्योरेटिकल आपको लिखने वाले आंसर्स भी करने होते थे। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है, ऑप्शनल नहीं है, और यही बस ऐसा है जो ऑप्शनल नहीं है। जैसे कि इसने पूछा था कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलोप्रोटीन्स आइडेंटिफाई द मेटल आयन, जो भी एक्टिव साइट में मेटल आयन है और उसका फंक्शन बताना था। और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी मायोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोसाइनिन, साइटोक्रोम सी और कार्बोनिक एनहाइड्रेज, 5 मेटेलो एंजाइम्स के लिए इसने पूछा हुआ था। तो हम हर एक का फंक्शन और उसका एक्टिव सेंटर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में यहां पर हम लिख लेते हैं ऊपर, इसमें एक्टिव मेटल कौन सा होगा, इसमें हम लिखते हैं कि एक्टिव मेटल कौन सा होगा, और फिर इधर पे हम उसका फंक्शन डिस्कस कर लेंगे, उस मेटल का फंक्शन भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ एक्टिव मेटल देख लिया जाएगा और उसके साइड बाय साइड फिर हम उसका फंक्शन भी देख लेंगे। यहां से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो जैसे कि हम इसमें और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन +2 मेटल प्रेजेंट होता है, आयरन इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसका फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, O2 का ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा अगर देखो डीऑक्सी फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन, यहां पर लिखिए दूसरा, इसको हम ब्लू कलर से ही देख लेते हैं, इसको हम देखें डीऑक्सी फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन, इसमें भी सेम ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो मायोग्लोबिन का टेट्रामर ही होगा। तो इधर पर भी जो आयरन होगा दैट विल बी इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसका हम फंक्शन देखें तो जो मायोग्लोबिन है वो स्टोरेज करता है ऑक्सीजन का, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, और जो हीमोग्लोबिन है वो ट्रांसपोर्ट करता है। थर्ड यहां पर जो गिवन है दैट इज ऑक्सी हीमोसाइनिन, ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोसाइनिन। अगर यहां पर ऑक्सी फॉर्म मेंशन्ड है दैट मींस इसमें जो पहली बात तो ये कि जो हीमोसाइनिन है ये पता होना चाहिए इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। तो इसमें कॉपर मेटल है, साइनिन वाला है तो इसमें जो है कॉपर मेटल प्रेजेंट होता है। हीमोसाइनिन में मेटल प्रेजेंट होता है कॉपर, और ऑक्सी फॉर्म है तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कॉपर विल बी इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन भी होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। और ये वाले जैसे कि ये दोनों जो हमने डिस्कस किए हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ये दोनों के दोनों हीम प्रोटीन्स होते हैं, ये दोनों के दोनों हीम प्रोटीन्स होते हैं। और जो ऑक्सी हीमोसाइनिन है ये वाला होता है नॉन हीम प्रोटीन, नॉन हीम प्रोटीन के अंदर लाई करता है। और हीम का मतलब क्या है, हीम का मतलब होता है ऐसे सेंटर्स जिसमें आयरन मेटल हो प्लस उसमें पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट हो, PR यानी कि पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग उसमें होनी चाहिए और आयरन होना चाहिए, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो फिर वो हीम प्रोटीन्स कहलाते हैं। ये दोनों जो है इसमें आयरन भी होता है, पोरफायरिन रिंग भी होती है, लेकिन जो हीमोसाइनिन है इसमें ना आयरन होता है ना ही इसमें पोरफायरिन रिंग होती है। और इसके बाद साइटोक्रोम सी को डिस्कस करते हैं। साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी जैसे साइटोक्रोम्स पढ़ते हैं तो एक साइटोक्रोम P450 होता है, साइटोक्रोम के बहुत तरीके के एंजाइम्स होते हैं। जैसे एक होता है साइटोक्रोम P450, वो अलग है, एक होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो ये आगे इसमें ऑक्सीडेज नहीं लिखा है तो हम इसको कौन सा कंसिडर करेंगे, साइटोक्रोम्स होते हैं एक ABC। साइटोक्रोम्स 3 तरीके के भी होते हैं, देखो इसमें हम सारे साइटोक्रोम्स की अगर बात करें तो एक साइटोक्रोम पढ़ते हो, एक साइटोक्रोम होता है P450, एक साइटोक्रोम होता है
सी ऑक्सीडेज वाला, और ये दोनों तो चलो मेटेलो एंजाइम्स में हो गए, ये कैसे होते हैं, दीज आर मेटेलो एंजाइम्स। लेकिन इधर पे जो पूछा गया है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाला है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के अंदर जैसे एक आयरन सल्फर पढ़ते हो, उसी तरीके से इसमें साइटोक्रोम्स भी पढ़े जाते हैं। और ये जो साइटोक्रोम्स होते हैं ये तीन तरीके के इसमें लाई करते हैं, एक साइटोक्रोम ए, दूसरा साइटोक्रोम बी और तीसरा साइटोक्रोम सी। ये तीन तरीके के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के अंदर पढ़ते हो, और साइटोक्रोम्स में आयरन भी होगा प्लस पोरफायरिन रिंग भी होगी। और यहाँ पे इसकी साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में अगर एक्टिव साइट पूछी हुई है तो एक्टिव साइट होती है इसकी डीऑक्सी फॉर्म, इसकी डीऑक्सी फॉर्म। तो आयरन इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये कैसे काम कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह फंक्शन करेगा। और इसके साथ साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेज का फंक्शन भी देख लो। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में ये सबसे पहले नंबर पे आप मेटेलो एंजाइम पढ़ते हो जिसमें जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और इसका फंक्शन होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ CO2। हाइड्रोलिसिस ऑफ CO2, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने ये सारे जो मेटेलो एंजाइम्स देखे, इसमें जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो होता है इट इज अ टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन का अगर स्ट्रक्चर देखो तो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इसके साथ साथ इसमें पोरफायरिन रिंग, ये पोरफायरिन रिंग को हम शॉर्ट फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो जस्ट उसके नाइट्रोजन सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया जाता है। और नाइट्रोजन सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद जो इसमें फिफ्थ नंबर की कोऑर्डिनेशन साइट में हिस्टिडीन प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन से बाइंड करता है, और एक दूर से ये डिस्टल बॉन्ड OH2 वाटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये दूर से जो बॉन्ड प्रेजेंट है डॉटेड लाइन से, इसको डिस्टल बॉन्ड कहते हैं। डिस्टल का मतलब होता है बहुत दूरी पे प्रेजेंट होना, और ये वाला जो बॉन्ड है हिस्टिडीन, इसको प्रॉक्सिमेट बॉन्ड कहा जाता है, इसे प्रॉक्सिमेट बॉन्ड कहते हैं। और ये जो OH2 ग्रुप लगा है ना वाटर का, इसको हम काउंट नहीं करते इन द कोऑर्डिनेशन स्टेट, क्योंकि ये बहुत दूर है, ढंग से बाइंड नहीं कर रहा होता। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर कही जाती है दैट इज 5 ओनली, इसकी 5 कोऑर्डिनेशन नंबर ही कही जाती है। और ये जो पहले के पेपर्स आते थे उसमें तो ऑक्सी फॉर्म में इसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंसिडर किया था, लेकिन एक टाइम के बाद जब गेट में एक बार पेपर आया था तो उसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसकी ऑक्सी फॉर्म में भी होती है। तो ऑक्सी फॉर्म में भी ये +2 में ही होते हैं, ये बात ध्यान रखना। पहले पेपर्स में आपकी +3 लिया करता था, लेकिन जो लेटेस्ट आएंगे उसमें आप +2 ही लेंगे। तो ये तो हो गया हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की कहानी। इसके साथ साथ हमें दिया हुआ था हीमोसाइनिन, हमें दिया हुआ था हीमोसाइनिन, और हीमोसाइनिन में भी हमें डीऑक्सी फॉर्म दे रखी थी। तो कॉपर इसमें होता है +1, और यहाँ पे भी कॉपर +1, और एक कॉपर से 3 हिस्टिडीन बाइंड करते हैं दोनों ही साइड में 3 हिस्टिडीन बाइंड कर रहे होते हैं, और इनमें मेटल लिंकेज नहीं होती, ये प्रोटीन चेन आपस में लिंक करती है। और ये तो हो गई चलो इसकी डीऑक्सी फॉर्म। ऑक्सी फॉर्म भी आप इसकी देख लो, इसमें काफी चेंजेस आते हैं। अगर इससे O2 बाइंड करता है तो ये डीऑक्सी से कन्वर्ट हो जाती है नाउ इन द ऑक्सी हीमोसाइनिन फॉर्म। और ये कॉपर जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अब बदल जाती है, +1 से ये +2 में आ जाएगा। हिस्टिडीन जो साइड के लगे हुए थे वो तो लगे ही होंगे, ये तो हिस्टिडीन इनसे जुड़े ही होंगे, लेकिन जो हिस्टिडीन का बॉन्ड था वो नहीं रहेगा। ऑक्सीजन आकर इन कॉपर से बाइंड कर लेगा, कुछ इस तरीके से इसकी ऑक्सी फॉर्म नजर आती है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सी फॉर्म में 5 होती है, और यहाँ पे कॉपर से 3 ही बॉन्ड्स अटैच हैं, तो यहाँ पे दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की तरह काउंट होती है। इसके अलावा जो हमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज दिया हुआ था, इसके अलावा जो हमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एक मेटेलो एंजाइम होता है,
ये एक मेटलो एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज मेटलो एंजाइम, जिसमें जिंक +2 होता है और इससे भी 3 हिस्टिडीन अटैच होते हैं और हिस्टिडीन अटैच होंगे 3 साइड से, एक साइड से वाटर मॉलिक्यूल। और ये जिंक जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होता है और जिंक मेटल इज रिडॉक्स इनएक्टिव, ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो ना ही ये ऑक्सीडाइज करता है ना ही ये खुद को रिड्यूस करता है। और इसका फंक्शन जैसे कि हमने लिखा, एक साइड से हमने इसका फंक्शन लिखा था, इसका फंक्शन क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ CO2, हाइड्रोलिसिस ऑफ CO2, और इसके अलावा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जैसे CO2 का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये CO2 में पानी डाला, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और ये H2CO3 बनाता है इसके हाइड्रोलिसिस से, जो कि अनस्टेबल होता है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। इसलिए इसका उल्टा भी बिल्कुल ठीक है कि डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनिक एसिड टू CO2 एंड वाटर भी इसका फंक्शन आप काउंट कर सकते हैं। तो ये हमने सारे फंक्शंस और इनके मेटल्स को भी देख लिया है, स्ट्रक्चर्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे जो कि हमें आगे काम में आएंगे, ये सब हमें आगे काम में आएगा। और जो साइटोक्रोम्स होते हैं, साइटोक्रोम्स का भी एक बार आप ब्रीफ में देख लीजिए। साइटोक्रोम्स की यहाँ पे अगर चर्चा करी जाए, देखो साइटोक्रोम्स में जो एक रिंग होती है पोरफायरिन की, वो तो अलग होती है, वो ABC में अलग अलग उसमें रिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें जो एडिशनल बाउंड होता है, जैसे अगर हम डीऑक्सी फॉर्म की बात कर रहे हैं, अगर हम डीऑक्सी फॉर्म में बात करें, आयरन +2 में होगा और इसमें ये जो पोरफायरिन रिंग लगी होगी, ये पोरफायरिन रिंग होगी और इसमें जो अमीनो एसिड बाइंड करता है दैट इज मेथियोनिन, जो कि सल्फर कंटेनिंग होता है और एक साइड से वाटर बाइंड करता है, तो इसमें आयरन +2 होगा। और जब ये अपनी ऑक्सी फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सी फॉर्म में जस्ट आयरन +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शंस तो यहाँ पे आपके है नहीं। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज का भी मैंने आपको फंक्शन लिखवा दिया था, हाइड्रोलिसिस ऑफ CO2, इसका उल्टा भी लिखा होगा, दैट डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो एक ही क्वेश्चन में आपके 4-5 मेटलो एंजाइम्स और यहाँ पे कुछ ये डीऑक्सी और हीमोग्लोबिन के साथ साथ हीमोसाइनिन भी आपका क्लियर हो चुका है। आगे आपको इन्हीं सबसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अगर हम बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैम 2014, अब आ चुके हैं हम MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो ऑप्शंस देखो यहाँ पे, मेटल आयन ऑफ एन एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द हाइड्रेशन ऑफ CO2, तो ये तो हमने अभी ही डिस्कस किया था, हाइड्रेशन ऑफ CO2 वही तो है, हाइड्रेशन यानी कि पानी डालना। क्या कह रहा है, CO2 का हाइड्रेशन, CO2 में पानी डालने वाला कौन सा मेटल एंजाइम था, इससे बनता क्या है, H2CO3, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये काम कर रहा था। यहां हम पूरा ही नाम लिख लेते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ये तो हमने जस्ट अभी अभी ही डिस्कस किया था, जस्ट अभी अभी ही तो हम इसको डिस्कस करके आए हैं। तो ये देख सकते हो, उस एक ही क्वेश्चन से आपका ये दोबारा से अगले साल क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो कौन सा मेटल इन्वॉल्व है, जिंक यहाँ पे इन्वॉल्व है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज मेटलो एंजाइम। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, अब जैम 2015 का ये क्वेश्चन जिसमें लो स्पिन आयरन +3 सेंटर इज प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो आयरन +3 है, इनमें से आप देखो हीमोग्लोबिन में आयरन ही होता है, इसके अलावा हीमोग्लोबिन ये वाला भी होगा, हीमोसाइनिन में हमने देखा कि कॉपर वाला होता है, हीमोसाइनिन में कॉपर प्रेजेंट होता है, इसमें आयरन तो होता ही नहीं है, तो ये तो पहले ही काट दो, इसमें प्रेजेंट होता है कॉपर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक है, इसमें जिंक है, इसकी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये ऑक्सी फॉर्म में +2 है या फिर डीऑक्सी फॉर्म में +1, वैसे भी लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि ऑक्सी फॉर्म में है या वो डीऑक्सी फॉर्म में है।
और डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन और ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें तो जो डीऑक्सी फॉर्म होती है, डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, और इसी के साइड बाय साइड देखिए ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये वैसे तो देखो अभी लेटेस्ट जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो ये डीऑक्सी में भी +2 में होता है एंड ऑक्सी में भी +2 में ही होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ये D6 होगा, ये भी D6 होगा, लेकिन डीऑक्सी फॉर्म में ये हाई स्पिन का होता है और ऑक्सी फॉर्म में ये लो स्पिन का हो जाता है, ये लो स्पिन का हो जाता है, इसीलिए इसकी CFSC वैल्यू भी हाई आती है ऑक्सी फॉर्म में, और डीऑक्सी फॉर्म में इसकी CFSC वैल्यू लो आती है, लो आती है। तो हमें यहाँ पे लो स्पिन पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आयरन +3 में दे रखा है, और ये आप देख सकते हैं 2014 ईयर का है, सॉरी 15 ईयर का पेपर है, तो बहुत पहले से एज्यूम नहीं होता था, लेकिन जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अब आपका अगर पेपर आता है तो आयरन डीऑक्सी में भी और ऑक्सी में दोनों में ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये बात आपको बस यहाँ पे ध्यान रखनी है। ऑप्शन एलिमिनेशन से आप जाओगे, जब ऐसे आपको ऑप्शन ना मिले तब आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो, ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि ये कॉपर और जिंक वाले हैं। अब यहाँ पे फॉर्म्स देखो, लो स्पिन में आयरन ऑलवेज ऑक्सी फॉर्म में ही होगा, तो आप ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन को ही आंसर करोगे, ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन को ही आंसर करोगे क्योंकि डीऑक्सी फॉर्म में ये वाला हाई स्पिन में होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये बात बस आपको यहां से ध्यान रखनी है। और D6 कॉन्फ़िगरेशन है और इसका अगर हम T2G और EG में बनाते हैं, T2G और EG में, तो ये हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दें, साफ साफ नजर आ रहा है कि ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और इसके अलावा जो ऑक्सी फॉर्म है D6, ये T2G6 होगी पूरी की पूरी, और EG में 0 इलेक्ट्रॉन्स, तो अनपेयर्ड यहां नहीं बचेंगे, तो इसी वजह से ये डायामैग्नेटिक होती है, इसी वजह से ये डायामैग्नेटिक होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस मैंने आपको साथ के साथ, हम पेपर के क्वेश्चंस को तो डिस्कस करेंगे ही, इसके साथ साथ हम उसकी एडिशनल थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आगे पीछे के कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, क्योंकि मुझे पता है बायो इनऑर्गेनिक भूलने वाला टॉपिक होता है, तो आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन ब्लर हो जाती है। तो इससे हम सारे के सारे उसके स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, आगे पीछे की सारी बातें डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाए अलोंग विद दीज क्वेश्चंस। तो आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट अब हम आते हैं जैम 2016 पर आप आ चुके हो, जिसमें क्वेश्चन है प्रोटीन या फिर प्रोटीन्स दैट बिलोंग टू द क्लास ऑफ ब्लू कॉपर प्रोटीन। मतलब ये MSQ सेट है, मल्टीपल सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये है MSQ, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन या S, इज और आर मेंशन्ड है। तो कौन कौन से इसमें से ब्लू कॉपर प्रोटीन की क्लास से बिलोंग करते हैं? तो फर्स्ट देखो सेल्यूरोप्लाज्मिन, ये तो ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है, सेल्यूरोप्लाज्मिन। इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो यस इट इज अ ब्लू कॉपर प्रोटीन, ये ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? इसके फंक्शन क्या होते हैं? पहला, ये स्टोरेज करता है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपर, ये स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपर मेटल करता है इन द ह्यूमन बॉडी। दूसरा फंक्शन होता है ये कन्वर्ट करता है आयरन +2 को आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और जो हम बात करते हैं ना कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, तो ये आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांसपोर्ट करता है मायोग्लोबिन, और एक्चुअल में जो बॉडी में हम गेन करते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गेन करते हैं। तो सेल्यूरोप्लाज्मिन का काम ही यही होता है कि ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराने से पहले आयरन +2 को +3 में कन्वर्ट करे और देन फिर हमारी बॉडी उसको ट्रांसपोर्ट करती है। और दूसरा इसका फंक्शन होता है कि कॉपर मेटल को बॉडी में स्टोर भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, और ये एक ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है, ये एक ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है। और इस प्रोटीन की डिफिशियंसी से, कॉपर की डिफिशियंसी से हमारी बॉडी में विल्सन डिसीज आता है, जो कि आपके इसके मेडिकल एप्लीकेशंस वाला पार्ट हो जाता है। तो ये तो इसका सही होगा। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज SOD, SOD में हम 3 तरीके के पढ़ते हैं।
एक इसमें पढ़ते हो मैंगनीज वाला, एक आयरन वाला, लेकिन जो दोनों के दोनों हैं ये कोई भी हमारे काम के नहीं होते। जो हम इसमें पढ़ते हैं, जो ह्यूमंस के लिए हम इसमें पढ़ते हैं, दैट इज जिंक कॉपर SOD, जिंक कॉपर सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। और ये एक मेटलो एंजाइम होता है, इसमें कॉपर प्रेजेंट नहीं होता, तो ये ना ही ब्लू कॉपर प्रोटीन है, ना ही इसका कोई फंक्शन उसके आगे पीछे से रिलेटेबल होता है। हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन का भी हमने देखा था। हीमोसाइनिन का स्ट्रक्चर तो हम देख ही चुके हैं, इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लो। हीमोसाइनिन जो है ये भी एक ब्लू कॉपर प्रोटीन ही होता है। जो हीमोसाइनिन है, हीमोसाइनिन सी ऑप्शन में हमें गिवन है, तो ये होता है इट इज अ ब्लू कॉपर प्रोटीन, इट इज अ ब्लू कॉपर प्रोटीन। और इसीलिए इसको ब्लू ब्लड भी कहा जाता है, इसको ब्लू ब्लड भी कहा जाता है। और इसका फंक्शन हमने देख ही लिया था, ये बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराता है ऑफ डाया ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टर होता है ऑक्सीजन का। तो यस, इट इज अ ब्लू कॉपर प्रोटीन। फिर है एज्यूरिन, एज्यूरिन भी एक ब्लू कॉपर प्रोटीन ही होता है। कैसे? देखो, हम इसमें अगर ब्लू कॉपर प्रोटीन्स का डिवाइड करते हैं, ब्लू कॉपर प्रोटीन्स, तो इसमें से एक तो आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाले, एक तो आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाले, और दूसरा इसमें हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वाले, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वाले। तो इनमें से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में तो हमने देखा कि एक तो हमने हीमोसाइनिन का डिस्कशन कर लिया, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में लाई करते हैं प्लास्टोसाइनिन एंड एज्यूरिन। एक होता है, इसमें दो तरीके के पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इसमें दो तरीके के हम पढ़ते हैं। पहला प्लास्टोसाइनिन, और दूसरा इसके साथ पढ़ा जाता है एज्यूरिन। प्लास्टोसाइनिन और एज्यूरिन दोनों ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कराते हैं, और दोनों में ही कॉपर मेटल प्रेजेंट होता है, दोनों में ही कॉपर मेटल प्रेजेंट होता है। अगर हम प्लास्टोसाइनिन का स्ट्रक्चर डिस्कस करें, तो प्लास्टोसाइनिन में कॉपर प्रेजेंट होगा, और कॉपर +2 में, देखो इसकी हम रिडॉक्स रिएक्शन देखें तो कॉपर +2 से इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर +1 में चला जाता है। कॉपर दोनों में ही होगा, कॉपर दोनों में ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे जस्ट कॉपर लिखेंगे। ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म से इसका बस डिफरेंस आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 4 होती है, जिसमें से 2 तो हिस्टिडीन होते हैं, एक इसमें सिस्टीन बाइंड करती है और एक मैथियोनीन बाइंड करती है। और इसका जो शेप हम कहते हैं, दैट शेप इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, इसका शेप डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है। और इसके अलावा जो हमारा एज्यूरिन है, सेकंड नंबर पे जो एज्यूरिन को हम पढ़ रहे हैं, एज्यूरिन में भी कॉपर होगा, जिसकी ज्योमेट्री पूरी की पूरी वैसी होगी, मतलब इसमें 2 हिस्टिडीन होंगे, एक सिस्टीन होगा और एक मैथियोनीन। जितने इसमें मेटलो एंजाइम्स थे, मतलब जितने इसमें अमीनो एसिड थे, इसमें भी उतने ही होंगे। एडिशनल जस्ट एक साइट में लाई करता है ग्लाइसिन, GLY, ग्लाइसिन इसमें एडिशनली प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों ही आपके अलग अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और ये हीमोसाइनिन का हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, फंक्शन भी देख लिया था, सारी प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और सेल्यूलोप्लाज्म के बारे में भी हमने सारी डिटेल्स लिख ली है। तो ऑप्शन यहाँ पे एज्यूरिन भी करेक्ट होगा। तो इस MSQ सेट में ACD 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, ACD 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। और सेल्यूलोप्लाज्म ये भी आप लिख लीजिए कि डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर, डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर से क्या होता है, विल्सन डिसीज, इससे हमें विल्सन डिसीज होता है। तो बस ये सारी प्रॉपर्टीज हमने आगे पीछे की सारी चर्चाएं कर ली हैं कि आपका इससे अलग भी कोई क्वेश्चन बने तो भी आप उसे अटेम्प्ट कर पाए। बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट 2017 अगेन MSQ, प्रोटीन इज और आर अगर लिखा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन टाइप। तो यहाँ पूछा है कि हीम कंटेनिंग प्रोटीन कौन कौन सी होंगी। हमने हीम की चर्चा करी थी, हमने हीम की चर्चा करी थी सबसे पहले क्वेश्चन में ही,
कि अगर आयरन प्रेजेंट हो और साथ में पोरफायरिन रिंग भी होनी चाहिए, साथ में पोरफायरिन रिंग भी होगी, तभी हम कहेंगे कि वो हीम कंटेनिंग प्रोटीन है। फर्स्ट साइटोक्रोम सी, इसमें तो प्रेजेंट है ना, इसमें तो हमने डिस्कस किया था, साइटोक्रोम सी में तो हीम होती है ना, इसका तो स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर चुके थे, तो ये वाला इसमें आप लिख सकते हो कि यस इसमें हीम प्रेजेंट होगी। इसका स्ट्रक्चर देखिए हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, ये रहा, इसका स्ट्रक्चर हमने पहले ही देख लिया था, ये आयरन है और ये पोरफायरिन रिंग इसके साइड में। एक बार आप स्ट्रक्चर भी यहीं पर देख लो, एक बार आप पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, हर बार हम पोरफायरिन रिंग की बात कर रहे हैं। आप कहोगे मैम एक बार पोरफायरिन रिंग बना कर भी तो बता दीजिए, बिल्कुल देख लेते हैं। एक पायरोल काइंड ऑफ ऐसी 4 रिंग्स हमें ड्रॉ करनी होंगी, 5 मेंबर की, ऐसी हमें 5 मेंबर की 4 रिंग्स को ड्रॉ करना है। इनको बीच में एक अल्फा कार्बन से जोड़ दूं, सबको बीच में एक कार्बन से आपको ज्वाइन कर देना है। अब इसमें क्या होगा, 11 अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक रिंग को तो कंप्लीट कर दो, 2 बॉन्ड्स बन गए, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, 6 7 8 9 10 और 11, ये पूरे बॉन्ड्स बन गए। यहाँ नाइट्रोजन में 3 बन गए, यहाँ 3 बन गए, इधर 2 ही बॉन्ड है तो यहाँ हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। और जब यहाँ पे आयरन आकर के बाइंड कर जाएगा, या आयरन या कोई भी मेटल आकर के अगर बाइंड करता है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये मेटेलोपोरफायरिन रिंग कॉम्प्लेक्स बन गया। और अगर सेंटर में सिर्फ आयरन आता है तब हम कहते हैं कि हीम बना। आयरन अगर आएगा पोरफायरिन रिंग के बीच में तब हम कहते हैं कि वो हीम सिस्टम कहलाएगी। तो ये बात पोरफायरिन रिंग की भी आपको ध्यान रखनी है कि इसमें 11 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये एरोमेटिक होती है, ये एरोमेटिक सिस्टम की तरह लाई करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर भी देख लिया है, तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ चुका होगा कि साइटोक्रोम हीम कंटेनिंग है। देन बी ऑप्शन देखते हैं, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन तो कॉपर वाला है ना, और हीमोसाइनिन का भी तो हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं, इसका भी तो स्ट्रक्चर देख चुके हैं, इसमें कोई नहीं प्रेजेंट होता, ये नॉन हीम प्रोटीन होती है। एक बात मैं आपको और बता देती हूं कि जैसे इसकी थ्योरी से रिलेटेड, जैसे सबसे पहले इसमें पढ़ते हो आप हीम प्रोटीन्स, सबसे पहले पढ़ते हो हीम प्रोटीन्स जिसमें हीम सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो हीम प्रोटीन्स में आप पढ़ते हो सबसे पहले मायोग्लोबिन, सबसे पहले पढ़ते हो मायोग्लोबिन जिसे MB से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरे नंबर पे पढ़ते हो इसमें हीमोग्लोबिन, दूसरे नंबर पे पढ़ते हो हीमोग्लोबिन जिसको HB से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन इसके बाद साथ में फिर पढ़ते हो नॉन हीम प्रोटीन्स, नॉन हीम प्रोटीन्स मतलब जिसमें हीम प्रेजेंट ना, और नॉन हीम प्रोटीन्स के अंदर स्पेशली पढ़े जाते हैं 2 सिस्टम्स विच इज हीमरेथीन, सबसे पहले पढ़ते हो हीमरेथीन और दूसरे नंबर पे पढ़ते हो हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन का स्ट्रक्चर हमने काफी देख लिया है, पहले क्वेश्चंस में आया था। हीमरेथीन का आगे क्वेश्चन आएगा तो हम उसका भी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है हीमोसाइनिन नॉन हीम प्रोटीन होगा, तो ऑप्शन हीमोसाइनिन काट दीजिए। हीमरेथीन भी तो हमने अभी डिस्कस किया कि ये नॉन हीम प्रोटीन है, ये हमने अभी ही तो देखा कि हीमरेथीन और हीमोसाइनिन बोथ आर नॉन हीम प्रोटीन्स, तो ये भी हमने ऑप्शन से काट दिया। फिर उसके बाद मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन तो हीम में ही है भाई, हीम के अंदर ही तो हमने पढ़ा, तो ये भी इसका राइट आंसर होगा। तो जो सेट बनेगा दैट इज A एंड D, A एंड D ये 2 बन जाएंगे। अगर यहाँ पे हीमरेथीन भी आ चुका है तो हमने सभी का स्ट्रक्चर तो देख लिया है, एक काम करते हैं हीमरेथीन का भी स्ट्रक्चर देख ही लेते हैं। हीमरेथीन की हम पहले देखते हैं डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमरेथीन, डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमरेथीन। तो इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, डीऑक्सी फॉर्म में आयरन होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसमें एक आयरन से 3 हिस्टिडीन बाइंड होते हैं, लेकिन दूसरे आयरन से 3 नहीं, दूसरे आयरन से सिर्फ 2 ही हिस्टिडीन बाइंड करते हैं, और इसको ज्वाइन करती है एक OH पॉजिटिव साइड, और एक साइड से हम बाइंड करते हैं, एक साइड से बाइंड करते हैं एस्पेरेटिक एसिड और दूसरे साइड से बाइंड करते हो ग्लूटामिक एसिड GLU।
वो पहले जो हमने एज्यूरिन में देखा था वो ग्लाइसिन था, ये ग्लूटामिक एसिड है, और ये दोनों डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन साइड से ये बाइंड कर रहे होते हैं आयरन से। तो ये है इसकी डीऑक्सी फॉर्म, और इसको जब हम ऑक्सी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये जब हम इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो इसमें बस कुछ ही चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक इधर ऑक्सीजन से जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो फिर इसमें आयरन से जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है उधर से ही ऑक्सीजन जाके बाइंड करता है, और इस हाइड्रोजन से हाइड्रोपरऑक्सी लिंकेज होती है, आयरन +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्सी फॉर्म में, ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमरेथीन में, तब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर में भी आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर दोनों ही आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो चुकी है, लेकिन जब हमने पहले इसको डीऑक्सी फॉर्म में डिस्कस किया तो ये जो आयरन थी, एक आयरन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में थी और जो दूसरी आयरन थी दैट वाज इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ओनली। और इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो ऑक्सीजन बाइंड करती है ना, O2 बाइंड इन पर ऑक्साइड फॉर्म, O2 बाइंड इन द पर ऑक्साइड फॉर्म। आगे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है O2 2- के फॉर्म में ये बाइंड कर रही होती है, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी O2 2- की लगभग 800 सेंटीमीटर इनवर्स के होती है। और अगर यही सेम चीज हम हीमोसाइनिन के लिए भी डिस्कस करें, हीमोसाइनिन के लिए भी अगर डिस्कस करते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में ही बाइंड करती है, O2 बाइंड इन, इसमें भी पर ऑक्साइड फॉर्म में ही। तो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 800 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर कंपैरिजन होना स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ O2, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो हीमरेथीन है ना, हीमरेथीन है उसकी ऑलवेज ग्रेटर ही होगी हीमोसाइन, उसकी ऑलवेज हीमोसाइनिन से ग्रेटर ही निकल के आएगी। और इसके साथ साथ जो हमने हीम प्रोटीन्स को डिस्कस किया था, हमने जो हीम प्रोटीन्स को डिस्कस किया था दैट वाज मायोग्लोबिन, दैट वाज मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन, जो ये हमने दोनों को डिस्कस किया था। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों O2 बाइंड करती है इनमें सुपर ऑक्साइड फॉर्म, इन दोनों में सुपर ऑक्साइड फॉर्म में बाइंड करती है O2- के फॉर्म में, जिसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लगभग 1100 सेंटीमीटर इनवर्स के निकल के आती है। तो ये सभी की मैंने एडिशनल पॉइंट्स भी आपको बता दिए हैं। हीमरेथीन का भी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब हम बढ़ते हैं आगे। जैम 2018 का क्वेश्चन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कार्बोनिक एनहाइड्रेज तो हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोलिसिस एंजाइम ही तो होता है ये। इसमें जिंक +2 प्रेजेंट था ना, और एक साइड वाटर प्रेजेंट था, और इसमें 3 हिस्टिडीन लाई कर रहे थे, 3 हिस्टिडीन लाई कर रहे थे। और इसका हमने फंक्शन भी तो देखा था, इसका फंक्शन भी तो देखा था, CO2 की हाइड्रोलिसिस, पानी डाल देना उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, हमने बनाया H2CO3 विच इज अनस्टेबल। तो ये हाइड्रोलिसिस एंजाइम होता है, हाइड्रोलिसिस एंजाइम टाइप से आप काउंट करोगे, रिडॉक्स एंजाइम नहीं कहोगे, क्योंकि इसमें ये रिडॉक्स इनएक्टिव साइट होती है। जहां पर भी आपको जिंक +2 मिल जाए ना, जहां पर भी जिंक +2 मिल जाए वो रिडॉक्स इनएक्टिव होगी, क्योंकि जो जिंक होता है ना ही वो खुद को ऑक्सीडाइज करा सकता है, ना ही वो खुद को रिड्यूस करा सकता है। ये स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन, इट नाइदर गेट ऑक्सीडाइज्ड नॉर इट गेट रिड्यूस्ड। तो ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तो हीमरेथीन हीमोसाइनिन और साथ में ट्रांसपोर्टर आपका हीमोग्लोबिन था, तो ये भी नहीं होगा। हीम प्रोटीन भी नहीं है ये, इसमें ना आयरन है ना पोरफायरिन रिंग है, दोनों होने चाहिए, एक से भी बात नहीं बनती है अगर आपको हीम के अंडर उसे लाई कराना है। अब आ गए हम जैम 2019 की तरफ। करेक्ट ऑप्शन फॉर द मेटल आयन,
प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट ऑफ मायोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, विटामिन B12 रिस्पेक्टिवली। तो ये दो तो हम पढ़ चुके हैं, मायोग्लोबिन और हीमोसाइन। अब विटामिन B12 भी बहुत इंपॉर्टेंट मेटलो एंजाइम है रिसेंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों का तो हमें पता है, काफी हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। मायोग्लोबिन का, इसका हमने स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, सब कुछ हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। ये कैसा था, ये वाला कॉपर, सॉरी ये क्या है, ऑक्सीजन स्टोरेज करता है, ये ऑक्सीजन स्टोरेज करता है। और दूसरा आयरन, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। हमें बस इतना बताना है ना कि क्या प्रेजेंट होगा, आयरन +2 इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा हीमोसाइनिन, दूसरा है इसमें हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जो है, हीमोसाइनिन का भी हमने स्ट्रक्चर देख लिया है, कॉपर प्रेजेंट होता है इसमें कॉपर प्रेजेंट होता है। इट इज अ ब्लू कॉपर प्रोटीन। तो पहला आयरन है, दूसरा कॉपर है, तो ये ऑप्शन काटो। मॉलिब्डेनम तो है नहीं, मॉलिब्डेनम जो प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है जेंथीन ऑक्सीडेज में। और इसके अलावा आप बस इसमें ही आपका प्रेजेंट होता है, बाकी नाइट्रोजनेज एंजाइम में भी मॉलिब्डेनम प्रेजेंट होता है। आयरन है, नेक्स्ट कॉपर है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो हमें वैसे तो विटामिन B12 को चेक करने की नीड आपको नहीं पड़ी, एग्जाम में अगर आपको आता है आपको नीड ही नहीं पड़ेगी, इन दोनों के ही पता होंगे तो आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, आपको पता तो होना चाहिए ना अगर अलग से पूछ लेता है तो देखिए, ये जो विटामिन B12 है, विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और इसमें पोरफायरिन रिंग नहीं, इसमें कोरीन रिंग प्रेजेंट होती है। इसमें कोरीन रिंग प्रेजेंट होती है जो कि लेस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जिसमें सिर्फ 6 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ 6 पाई बॉन्ड्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, जैसे पोरफायरिन रिंग बनाई थी वैसे ही बनाएंगे, जस्ट उसमें पाई बॉन्ड्स थोड़े से कम हो जाएंगे, वैसे ही बनाएंगे हम। जो डिफरेंस है उसको समझ लेंगे, एक कार्बन यहां से जोड़ो, एक कार्बन इधर से, एक इधर से, लेकिन एक साइड आपको डायरेक्ट ही जोड़नी पड़ेगी, ये पूरी सिमेट्रिक नहीं बनती। और 6 पाई बॉन्ड्स पहली रिंग में कुछ मत बनाओ, उसके बाद यहाँ पे 1 बॉन्ड, 2 3, फिर उसके बाद 1 सेकेंड 1 2 3, फिर आ जाएगा यहाँ से 4 और 5, यहाँ पे आएगा एक 6, बस इतने ही इसमें बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 पाई बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट हो गए। और जो सेंटर होता है इसमें, सेंटर में कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और एक साइड से तो हिस्टिडीन बाइंड करती है, दूसरे साइड से अगर हम इन जनरल R ग्रुप ले लेते हैं, इन जनरल अगर हमने R ग्रुप ले लिया, तो अगर ये R ग्रुप साइनाइड होता है ना, तो उसको कहा जाता है साइनो, उसको कहा जाता है साइनो कोबाल अमीन, यानी इसको दूसरा नाम विटामिन B12 जिस नाम से हम जानते हैं। तो विटामिन B12 के केस में यहाँ साइनाइड लगा होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। इसके अलावा अगर इस R ग्रुप की जगह हम वाटर लगा दें तो उसको कहा जाता है एक्वा कोबाल अमीन, एक्वा कोबाल अमीन। और इसी R ग्रुप की जगह अगर हम एडिनोसिन लगा देंगे, अगर एडिनोसिन लगा देंगे तो फिर वो कोएंजाइम B12 बन जाता है। और ये इस नाम से आपको काफी देखने के लिए मिलेगा, दोनों के फंक्शंस सेम ही होते हैं, ये और ये आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा, फंक्शन सबके सेम है, फंक्शन सेम फॉर ऑल, फंक्शन सेम फॉर ऑल। एक क्वेश्चन है जो इसके फंक्शंस को भी देखने को मिलेंगे आपको। तो ये कोरिन रिंग का हमने डिस्कशन कर लिया, इसके फंक्शंस चाहो तो यहीं पर ही देख लेते हैं, इसके चाहो तो फंक्शंस हम इधर पर ही डिस्कस कर लें। सबसे पहले ये क्या करवाता है, कन्वर्जन ऑफ DNA टू RNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का RNA, सॉरी DNA, अच्छा उल्टा लिख दिया हमने, RNA को DNA में कन्वर्ट कराता है, कन्वर्जन ऑफ RNA टू DNA। जैसे RNA में राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, तो ये OH मान लीजिए इधर पे प्रेजेंट है,
तो डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगा उससे, तो जिस तरीके से ये कन्वर्जन कराता है। नेक्स्ट होगा इसका आइसोमराइजेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर ऐसे लिख लो विसिनल डाइऑन्स, विसिनल डाइऑन्स। और क्या फंक्शन होता है, ये कार्बन शिफ्ट कराता है, और इसी तरीके से इसको कहा जाता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। और ये आइसोमराइजेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और ये एक और इसका फंक्शन होता है कि ये अगर इसमें एल्डिहाइड, अच्छा एक सेकंड, इसमें एल्कोहल अमाइड काइंड ऑफ सिस्टम हो ना, एल्कोहल अमाइड काइंड ऑफ सिस्टम अगर बनता है तो उसको ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ये सारे इसके फंक्शन होंगे जो भी इसमें, चाहे आपको विटामिन B12 पूछ ले, चाहे कोएंजाइम B12 पूछ ले, सबके फंक्शंस एक जैसे ही होंगे। तो हम बढ़ते हैं अब आगे। यहां से ये जो क्वेश्चन था ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि आयरन वाला, ये कॉपर वाला, इसके आगे कोबाल्ट दिया हुआ था जो कि हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछी जाए तो वो भी आपको अब पता चल चुकी है कि यहाँ कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2019 जेम का क्वेश्चन, ट्रू स्टेटमेंट इज और आर रिगार्डिंग द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी MSQ सेट है। तो ये क्या पेप्टाइड बॉन्ड का क्लीवेज कराता है? ये पेप्टाइड बॉन्ड का क्लीवेज नहीं कराता, ये फंक्शन होता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज का। ये वाला जो फंक्शन है ना, ये होता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम का, जिसको एक्सोपेप्टिडेज भी कहा जाता है, जिसको एक्सोपेप्टिडेज भी कहा जाता है। और ये कैसा नजर आता है? ये जो मेटेलो एंजाइम है ये भी जिंक वाला ही होता है, इसमें भी एक वाटर होता है, दो तो इसमें हिस्टिडीन मिलते हैं, लेकिन जस्ट एक डिफरेंट आ जाता है, एक ही इसमें अलग आ जाएगा, दो हिस्टिडीन हो गए और एक ग्लूटामिक एसिड इसमें आ जाता है। तो बस इतना ही डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, बाकी ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि जो रिडॉक्स इनएक्टिव, ये तो हमने देखा था, जो रिडॉक्स इनएक्टिव जिंक 2+ आयन है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम। इसकी रिएक्शन जो मैकेनिज्म होती है ना वाटर एडिशन की, वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे स्टेटमेंट्स उसी के रिगार्डिंग ही है। तो हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे वाटर का एडिशन होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज की रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखो, सबसे पहले यहां पर जो भी मेटेलो एंजाइम है वो एज इट इज रहेगा, जो भी मेटेलो एंजाइम है वो हम बना लेते हैं और इसमें अटैच होता है वाटर। वाटर को अगर हम ओपन करके लिखें तो लाइक दिस, ये अभी इनएक्टिव है, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन को लॉस करता है, और फिर ये जो जिंक +2 है ना, ये जो जिंक +2 है, यहां तो कोई चेंज नहीं आएगा, एक प्रोटॉन यहां से ये लॉस करेगा प्रोटॉन को, और अब ये अपनी एक्टिव साइट में कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज द एक्टिव साइट। यहाँ पे हिस्टिडीन भी लगा दीजिए, हिस्टिडीन भी लगा देते हैं। नाउ दिस इज द एक्टिव साइट, ये इसकी एक्टिव साइट है, और यहाँ जो OH- है ना, OH- ये है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैकिंग साइट। तो अब इसके बाद क्या होगा, जैसे कि हमें CO2 का हाइड्रोलिसिस करवाना होता था, तो ये CO2 को हम ओपन करके लिखें तो ये CO2 एज एन इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है, CO2 एज एन इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, और ये जो एक्टिव साइट है, ये जो इसका पोर्शन है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है इस पे OH वाली साइट में, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो
कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, उस हिसाब से आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म बन जाएगी। फिर ये जो बॉन्ड शिफ्टिंग हुई है, आगे क्या बन जाएगा, जिंक +2 है, ये O और H। अब ये ऑक्सीजन इसके कार्बन से जाके जुड़ा है, एक डबल बॉन्ड O में कोई फर्क नहीं है और एक में O- चार्ज आ गया। ये O- अगर हम ऐसे लिख लें तो ये जो जिंक +2 है इसके माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा होगा और ये स्टेबल इंटरमीडिएट का जनरेशन हो जाता है। और ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग नेट में पूछा जा चुका है। और ये हिस्टिडीन तो जुड़े ही होंगे, ये हिस्टिडीन का तो क्या ही है, ये तो अटैच्ड ही है। इसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल अगला हम जो डालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये जा करके जिंक पे अटैक मारेगा और ये पूरा का पूरा यहाँ से ऊपर साइड एलिमिनेट हो जाएगी। ध्यान रखना यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहे हैं, बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है, ये इंटरेक्शंस हो रहे हैं, इसलिए मैंने आपको डॉटेड लाइन से शो किया है। तो ये पूरा का पूरा मेटेलो एंजाइम अलग हो जाएगा। कैसे, ये जो जिंक वाली साइड थी वाटर जाके अटैच हुआ उसमें और हिस्टिडीन तो जैसे थे वैसे लगे ही हैं। तो आप याद करो कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है, कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम, वो रिएक्शन करवा के वापस एज इट इज निकल जाता है किसी भी रिएक्शन में। वही तो इसने किया, रिएक्शन करवा दी, ये आपका यहाँ पे रिएक्शन हो चुकी है, उसको अलग कर दिया और खुद भी बाहर हो गया। तो जो स्टेबल हमारे पास यहाँ पे जनरेट हुआ है ना, इसको लिखो इस साइड में। और जो दूसरा प्रोडक्ट हमने जनरेट किया है दैट इज, यहाँ पे आप देखिए कार्बन से एक डबल बॉन्ड O था, एक O- था और एक OH, ये मिल गया हमें स्टेबल। और ये है HCO3- और ये जो प्रोटॉन यहाँ पे निकला वही प्रोटॉन आकर इसमें अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा H2CO3। और ये जो H2CO3 बना है ये हमें पता है कि अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है तो ये तुरंत फिर अपने वाटर और CO2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। ये होती है इसकी कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस देखिए, सेकंड में कह रहा था रिडॉक्स इनएक्टिव, तो हमने ये बात देख ली थी कि जो जिंक +2 है ये स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन का होता है, तो यहाँ कहीं पर भी आपको जिंक मिलेगा दैट इज रिडॉक्स इनएक्टिव ओनली। तो ये आयन जो है it is involved in the catalytic activity of this enzyme, yes ये involved है, पूरी तरीके से involved है। इसके बाद activated form of MOH2, तो yes बिल्कुल ठीक बात है, इसकी activated form, ये वाली की activated form जो है, एक सेकेंड आगे आ गए हम, एक्टिवेटेड फॉर्म जो है एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल इन द एंजाइम, तो यस इसकी एक्टिवेटेड साइट जो हमने बनाई थी वही तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अटैक के लिए, तो ये बिल्कुल सही होगा। देन नेक्स्ट कह रहा है कि मेटल आयन कोऑर्डिनेटेड टू द साइड चेन, मेटल आयन जो है, जो साइड चेन है वो हिस्टिडीन रेसिड्यूज से बाइंड है, तो यस हर जगह हिस्टिडीन से मेटल आयन जो है साइड चेन हिस्टिडीन। अच्छा ये तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज का है जो कि आपको ऑप्शन 1 में इंडिकेट कर रहा था, ये देखो हर जगह हिस्टिडीन साइड रेसिड्यूज आपके प्रेजेंट हैं, सो लास्ट इज आल्सो करेक्ट, ये भी सही होगा, बी भी सी भी एंड डी भी करेक्ट, बी सी एंड डी ये तीनों ऑप्शंस इस एमएसक्यू सेट के करेक्ट ऑप्शंस की तरह काउंट होंगे। तो आई होप आपको ये सारी रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म एक एक स्टेप इसका इंपॉर्टेंट है, ये एक एक स्टेप इसका इंपॉर्टेंट है। ये पूरी आपका जो मेटलो एंजाइम कह लो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस से आईआईटी जेम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन, ये हीम प्रोटीन्स और नॉन हीम प्रोटीन्स हीमरेथिन और हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अब जेम 2020 का ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन था, इसमें पूछा है द प्लॉट शोइंग मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सी एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, और मतलब बोल रहा है कि जो ऑक्सी फॉर्म है वो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट है, मान लो जहां पर भी ये सॉलिड लाइन बनी है ना वो मान लेते हैं इसको कह रहा है कि वो ऑक्सी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और जो डैश लाइन है ना वो डीऑक्सी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ जो ग्राफ बनाया है ये जो आपके पास साई एम है, इसको बोल रहा है कि वो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है और टी टेम्परेचर है। तो इसका ना रिलेशन आपका आएगा, ये आपका कोऑर्डिनेशन से लिंक किया गया है, इसको कोऑर्डिनेशन से लिंक किया गया है
ये जो मोलर ससेप्टेबिलिटी होती है ना, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, अगर आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ी हो तो उसमें आपको फॉर्मूला ध्यान आएगा, ये बराबर होती है C अपॉन में T। ये साई m तो हमें पता है मोलर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी दे दी है, इसमें जो C होता है ये क्यूरी कांस्टेंट होता है, ये क्यूरी कांस्टेंट होता है, और जो T है ये टेम्परेचर होता है। तो जो ग्राफ हमें बनाया हुआ है, ग्राफ बनाया है साई इंटू में T, हर जगह देखो कि साई इंटू में T और वर्सेस टेम्परेचर के, तो फिर यहां से हम अगर साई m इंटू में T इसको हम दूसरे साइड लेके जाएं तो ये बराबर C के हो जाएगा, यानी कि ये जो साई m इंटू में T है ना, ये कांस्टेंट होगा, ये होगा कांस्टेंट, क्योंकि C क्या है, ये क्यूरी कांस्टेंट है, तो यानी कि ये कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर से ये रिलेटेड ही नहीं है, तो टेम्परेचर की पावर 0, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस इक्वेशन से हमें समझ में आ रहा है that psi mt do not depend on temperature, do not depend on temperature। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा ना वो ऐसा कोई आपका कर्व नहीं होगा, दोनों के दोनों जो हमें मिलेंगे, दोनों के दोनों हीमोग्लोबिन होगा, चाहे उसकी डीऑक्सी हो चाहे ऑक्सी फॉर्म हो, उसमें आपको कोई कर्व तो देखने को नहीं मिलने वाला, कांस्टेंट लाइन ही मिलेंगी। तो या ए ऑप्शन हो सकता है या बी ऑप्शन। अब कौन सा सही होगा, इसके लिए आपको इसकी स्पिन की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन की, ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं पहले, ये हम ऑलरेडी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जो डीऑक्सी फॉर्म होती है उसमें जो आयरन है, उसमें जो आयरन है दैट इज ये D6 ही है, लेकिन ये हाई स्पिन का होता है, हाई स्पिन का है। और हमने ये भी देखा था कि यहाँ ये पैरामैग्नेटिक बना रहा था, पैरामैग्नेटिक इसका बिहेवियर देखने को मिला था, क्योंकि ये T2G में 4 और EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। वहीं जब हम इसकी ऑक्सी फॉर्म में गए तो ये आयरन ही था और ये D6, लेकिन ये लो स्पिन का था, ये लो स्पिन का देखने के लिए मिला। तो ये D6 तो थे ना, ये पूरे के पूरे 6 T2G में ही प्रेजेंट थे, दैट्स वाई पूरी की पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो चुके थे। तो उसकी जो ऑक्सी से ऑक्सी मायोग्लोबिन फॉर्म है दैट विल बी डायामैग्नेटिक, और जो डायामैग्नेटिक होती है उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कम होती है। डायामैग्नेटिक जो है उसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होगी वो लो रही होगी, और जो पैरामैग्नेटिक है उसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है ये हाई रही होगी, बिकॉज जो साई m है ना, ये आप इधर पे नहीं यहां देख लो, क्योंकि ये जो साई m होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जो डैश्ड लाइन है अगर ये डीऑक्सी को रिप्रेजेंट कर रही है विच इज पैरामैग्नेटिक, तो ये वैल्यू हाई ही रहेगी, जो कि यहाँ हाई ही दी है। और ऑक्सी फॉर्म जो है ये लो स्पिन वाली, इसकी साई m की वैल्यू लो रहेगी, तो यहाँ नीचे ही रिप्रेजेंटेड है, तो ए में ही आपको करेक्ट मिलेगा। ये जो डैश्ड लाइन है ना, ये डैश्ड वाली डीऑक्सी की है, तो ये डीऑक्सी में अगर साई m जो है वो पैरामैग्नेटिक अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, तो वो नीचे नहीं आएगी ग्राफ में, ऊपर लाई करेगी, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, दो टॉपिक्स को मर्ज करके आपका जैम में क्वेश्चन पहली बार पूछा गया था, इसके पहले आपके मर्ज करके टॉपिक्स नहीं पूछे गए थे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो डेटा है ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट IIT जैम 2021 का क्वेश्चन मैच करना था आपको कॉलम 1 कॉलम 2 से। अब यहाँ पे आप थोड़ा एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हो, क्योंकि अब आपको फंक्शंस उसकी रिएक्शन के फॉर्म में पूछे हुए हैं। जैसे साइटोक्रोम P450 अभी तक नहीं पूछा था, अब जाकर इसने पूछा हुआ था। तो साइटोक्रोम P450 की हम अगर चर्चा करें, देखो इसको हम अगले पेज पर देखते हैं। साइटोक्रोम P450 ये जो मेटलो एंजाइम है इसमें आयरन होता है, आयरन होगा और आयरन होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में,
और इसमें पोरफायरिन रिंग भी प्रेजेंट होती है। पोरफायरिन रिंग होगी और इसमें सिस्टीन बेस्ड होता है, सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन और वाटर। तो इसका जो फंक्शन होता है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फंक्शन क्या होता है कि ये ऑक्सीजन एटम का इंसर्शन करता है, ऑक्सीजन एटम का इंसर्शन इन CH और C डबल बॉन्ड, C बॉन्ड। कैसे? जैसे कि अगर इसकी रिएक्शन समझो, कोई ऐसे R ग्रुप मान लीजिए लगा हुआ है और ये H है। O2 जो है, O2 जो है, ये जो O2 मॉलिक्यूल होता है, ये एटम टूटते हैं, एक O एटम और दूसरा O एटम इससे ये टूटेगा। और हमने क्या लिखा कि ये ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का इंसर्शन करा देगा इसमें, CH बॉन्ड के बीच में ये इंसर्शन करा देगा, OH बन जाएगा। और इसी का जो एक जो है, देखो एक जो है ना, ये COH के बीच में आ जाता है और जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है वो वाटर में जाके रिड्यूस हो जाता है। जो दूसरा ऑक्सीजन है वो वाटर में रिड्यूस हो जाता है। तो वाटर के लिए आपको 2 प्रोटॉन्स और चाहिए क्योंकि 2 H+ लगेंगे और इसको बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और नीडेड होंगी। सो ये इसकी कंप्लीट रिएक्शन होगी। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। और ये यहाँ पे जरूरी नहीं है कि R कोई भी ग्रुप, कोई भी CH बॉन्ड आपको मिल जाए, एल्डिहाइड में भी इंसर्शन करा के उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके काफी सारे फंक्शन होते हैं, वो किस तरीके से इसमें एक्ट करेगा वो हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर इसके फंक्शंस की हम और चर्चा करें तो ये क्या क्या करा सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये तो हमने देख ही लिया है। तो अगर मान लीजिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को अगर हम इसमें साइटोक्रोम P450 ऐड करें तो जो CH बॉन्ड है ना, इसके बीच में OH आ जाएगा। सिमिलरली ये हमने देख ही लिया है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे हमने बोला कि ये इपॉक्साइड होगा ना, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये सेम साइटोक्रोम P450 डालोगे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट करा के इपॉक्साइड बना लेता है, इपॉक्साइड बना लेता है। तो इस तरीके से ये सैचुरेटेड सिस्टम्स को एल्कोहल में, एल्डिहाइड को एल्कोहल, एल्डिहाइड को एसिड में और एल्कीन को इपॉक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ये कुछ इसके फंक्शंस होते हैं। तो पहला हम यहाँ अगर मैच करने जाएं तो आप देखिए कहाँ आपको OH ऑक्सीजन एटम का इंसर्शन देखने के लिए मिल रहा है। ये RH जो है, यहाँ देखो RH O2, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन से, फिर RH के बीच में ऑक्सीजन एटम का इंसर्शन हुआ है, यही तो हुआ है O एटम का इंसर्शन, यही तो हुआ है O एटम का इंसर्शन। तो यहां से ही हम साइटोक्रोम P450 को मैच कर देंगे। ये N से मैच कर दिया, फर्स्ट को N से मैच कर दो, A काट दिया हमने, C भी काट दिया। और क्या, कैटलेस अभी हमने नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे इसको, जब तक जो आते हैं उतने देखो। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इसका चलो ये तीनों ही नहीं पढ़ रखे हैं, C ऑक्सीडेज नहीं, हमने साइटोक्रोम C बस पढ़ा है। सारे हम मेटेलो एंजाइम्स एक एक करके देखते हैं। इसके बाद जैसे कैटलेस एंजाइम दिया है, जो हमें कैटलेस एंजाइम जो होता है, जैसे ये हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन का टेट्रामर था, ये वाला जो है ये टेट्रामर होता है ऑफ पर ऑक्सीडेज एंजाइम। पर ऑक्सीडेज एंजाइम का ये होता है टेट्रामर। और इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, H2O2 का डिकम्पोजिशन टू H2O एंड O2, ये इसका फंक्शन होता है। इसके अलावा अगर हम जो जिसका ये टेट्रामर है वो अगर आपसे पूछ ले, पर ऑक्सीडेज जो होता है, पर ऑक्सीडेज का अगर हमसे फंक्शन पूछा जाए तो उसका सेम फंक्शन नहीं होता, उसका फंक्शन होता है किसी भी, कोई भी यहाँ पे कंपाउंड AH है उसका ऑक्सीडेशन करवा देना इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो ये A में उसको हाइड्रोजन उससे लॉस हो जाएगा तो फिर वो ऑक्सीडाइज हो चुका है और बना देगा H2O एंड O2, ये बना देगा। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अ कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ
इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। और जो कैटलेज है उसका काम होता है H2O2 का डिकम्पोजिशन करा देना H2O में और O2 मॉलिक्यूल में। इसके साथ साथ हमें जो एक और मेटेलो एंजाइम दिया था, और कौन सा गिवन था, और कौन सा गिवन है, और हमें साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज गिवन है। उसके अलावा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, हमने साइटोक्रोम सी देख लिया था और हमने साइटोक्रोम P450 देख लिया था, यही बस बाकी रह गया था। तो जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज होता है इसमें 2 आयरन प्रेजेंट होते हैं और 2 ही इसमें कॉपर प्रेजेंट होते हैं। तो एक को हम कहते हैं आयरन ए और दूसरे को कहते हैं आयरन बी। तो जो आयरन ए है ना, इसको साइटोक्रोम ए भी कहा जाता है और इसको हम साइटोक्रोम बी भी कह देते हैं और इसको हम हीम ए और हीम बी भी कह देते हैं। और ये इसको हम कॉपर ए और एक कॉपर बी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो जो साइटोक्रोम ए है वो कॉपर ए के साथ मिलके करवाता है इलेक्ट्रॉन, ये करवाता है ऑक्सीजन का रिडक्शन, ये ऑक्सीजन का रिडक्शन कराता है। और ये जो साइटोक्रोम बी है वो कॉपर बी के साथ मिलके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कराता है। और इसकी रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, ये करवा रहे हैं ऑक्सीजन का रिडक्शन। तो इसके लिए हमें 4 प्रोटॉन्स लगते हैं और साथ में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं और ऑक्सीजन का रिडक्शन करवाता है ये वाटर मॉलिक्यूल में। सो दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन ऑफ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, इसमें हमारे पास आयरन भी होता है, कॉपर भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन से अगर हम मैच करने अब जाएं तो देखो कैटलेज का हमने फंक्शन देख लिया, ये H2O2 का रिडक्शन डिकम्पोजिशन करवाता है H2O में और O2 में, तो ये K से मैच कर जाएगा। सेकंड अगर K से मैच करेगा तो ये ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो आंसर तो हमारा आ ही चुका है। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का देखो, ऑक्सीजन का रिडक्शन वाटर में 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन, ये M से मैच कर जाएगी जो कि आपको 4th में ही गिवन है। गैलेक्टोज ऑक्सीडेज इन जनरल आप नहीं पढ़ते हो थ्योरी में, लेकिन इसका फंक्शन देख लो, इसका फंक्शन होता क्या है, ये करवाता है ऑक्सीडेशन। गैलेक्टोज ऑक्सीडेज, इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड, टू एल्डिहाइड। तो ऑप्शन से अगर आप मैच करो तो ये एल्कोहल जो है ये एल्डिहाइड में ही जाकर के ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये मैच कर गया एल से। तो सारे ऑप्शंस को मिलाकर हमें बी ऑप्शन में सारे सेट्स हमारे मैच कर चुके हैं। इसके अलावा हमने जो ऑप्शंस थे उसके सारे मेटेलो एंजाइम्स के फंक्शंस विथ रिएक्शन और स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लिया है, सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। पर ऑक्सीडेज का अगर स्ट्रक्चर देखना चाहो, पर ऑक्सीडेज का अगर स्ट्रक्चर देखना चाहो तो इसका बिल्कुल मायोग्लोबिन की तरह ही होता है, जस्ट आयरन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाती है, बस इतना ही डिफरेंस आता है। और यहाँ पे हिस्टीडीन और वाटर, ये इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। ये भी हमने कवर कर लिया साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। हाँ, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के लिए इतना ही नोन है, इसका स्ट्रक्चर नोन नहीं है, इसका स्ट्रक्चर नोन ही नहीं है, स्ट्रक्चर इज नॉट नोन। अगर नोन होता तो मैं आपको जरूर बताती, लेकिन नोन ही नहीं है, बुक्स में मेंशन्ड ही नहीं है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट, जैम 2022 तक हम पहुंच चुके हैं। इसमें है among the following the biomolecule with a direct metal carbon bond, किसमें मेटल कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ जो नाइट्रोजनेज है, नाइट्रोजनेज में जो बॉन्ड बनता है मेटल का, मेटल इसमें मोलिब्डेनम होता है, वो नाइट्रोजन से जाकर बाइंड करता है। एक सेकेंड, ये नाइट्रोजन से नहीं, इसका सल्फर के साथ बॉन्ड होता है, ये सल्फर से जाके बाइंड करता है आयरन सल्फर प्रोटीन से। तो इसमें डायरेक्ट मेटल कार्बन का बॉन्ड नहीं होता, कोएंजाइम B12 में होता है। कैसे, वो हम इसका एडिनोसिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में हमने स्ट्रक्चर देखा था जैसा मायोग्लोबिन का ही टेट्रामर बना देते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं वैसे ही, और उसको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया जाता है तो फिर वो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन किससे बाइंड कर रहा था,
आयरन जो है हिस्टिडीन से बाइंड कर रहा था और हिस्टिडीन के नाइट्रोजन सेंटर से, हिस्टिडीन के नाइट्रोजन सेंटर से बाइंड करता है। हिस्टिडीन जो है उसमें इमीडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है, हिस्टिडीन में इमीडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है और इमीडाजोल रिंग का नाइट्रोजन साइड से हम बाइंड करते हैं आयरन को। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम +2 होता है और साथ में क्लोरीन रिंग होती है, क्लोरीन रिंग प्रेजेंट होती है। तो जो मैग्नीशियम है ये नाइट्रोजन से जाकर बाइंड करता है, इसमें कोई मेटल कार्बन का लिंक नहीं होता। अकॉर्डिंगली कोएंजाइम B12, अब इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ये कैसे बाइंड कर रहा है। कोएंजाइम B12, हमने इसकी बात करी थी जब हमने विटामिन B12 का स्ट्रक्चर देखा था, तो इसमें कोबाल्ट +3 होगा और साथ में कोरीन रिंग होगी, और कोरीन रिंग में हमने उसका स्ट्रक्चर देख ही लिया था। आर ग्रुप जो था ना, यहाँ पे हमने कहा था इसमें एडिनोसिन होगा, आर ग्रुप हमने कहा था कि एडिनोसिन इसमें बाइंड करेगा। एडिनोसिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। पहले एक 5 मेंबर की हमें ऐसी रिंग बनानी है, इस 5 मेंबर की रिंग को यहाँ इस साइड को हम ज्वाइन करेंगे एक नाइट्रोजन से, और इससे बनाएंगे हम एक 5 मेंबर की रिंग और एक और अपोजिट कॉर्नर पे नाइट्रोजन। यहां से 6 मेंबर की रिंग बनाएंगे जिसमें 2 नाइट्रोजन और आएंगे, ये एक और ये एक और नाइट्रोजन। अब डबल बॉन्ड, एक तो इधर बना दो, एक इधर, सॉरी इधर नहीं आएगा, एक इधर आएगा और इस रिंग से कंप्लीट, और यहाँ पे एक NH2 ग्रुप आएगा। और क्या बचा, यहाँ पे एक OH इधर बनाओ, एक OH इधर बनाओ, इधर से एक CH2 ग्रुप आएगा और ये CH2 ग्रुप जाकर के बाइंड करता है कोबाल्ट +3 से। और बाकी का स्ट्रक्चर जो कोरीन रिंग का हमने देखा था, बाकी का जो हमने स्ट्रक्चर देखा था कोरीन रिंग का, वो फिर ये वाली जो स्लाइड है ना, इसको दोबारा से कॉपी करके हम उसके साइड में ले आते हैं, तो आपको देखने में फिर आसानी हो जाएगी, देखने में आपको आसानी हो जाएगी। ये रही भाई, हमने जैसे यहाँ पे एडिनोसिन को देखा कि हमने बोला ये एडिनोसिन का स्ट्रक्चर है। एडिनोसिन, ये कोबाल्ट जो है ये डायरेक्ट CH2 ग्रुप इसका आके कोबाल्ट से बाइंड करता है, और ये कोबाल्ट यहाँ सेंटर मेटल आयन से, ये जो R ग्रुप हमने कहा, यही R ग्रुप यहाँ एडिनोसिन बाइंड कर रहा होगा, तो ये कोएंजाइम B12 कहलाएगा। और ये मेटल और कार्बन की लिंकेज हमें इसीलिए कहा कि ये कोएंजाइम B12 में ही देखने के लिए मिलेगी, बाकी मेटल नाइट्रोजन की ही बॉन्डिंग हमें या मेटल सल्फर की बॉन्ड देखने को मिल रही है। तो C इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, सिर्फ A ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट अब क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट जैम 2022 का ही है। जिंक कंटेनिंग एंजाइम कौन कौन सा है, तो कार्बोक्सी। अच्छा, ये अब इज और आर एक से ज्यादा करेक्ट होंगे, तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये तो हमने देखा था, ये भी तो जिंक वाला था ना, हमने जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मैकेनिज्म वाला था उसमें ही तो देखा था। उसका स्ट्रक्चर चलो याद ही कर लो, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, जिसको एक्सोपेप्टिडेज भी कहते हैं, एक्सोपेप्टिडेज भी कहा जाता है। इसमें हमने कहा था कि जिंक प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, 2 तो हिस्टिडीन लगे होंगे और एक इसमें ग्लूटामिक एसिड लगा होगा। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, इसका फंक्शन होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड वाया कार्बन टर्मिनल से उसका हाइड्रोलिसिस करवाता है और पूरी चेन को तोड़ देगा। तो ये तो सही है। हाइड्रोजनेज जो एंजाइम होता है इसका स्ट्रक्चर आपको जानने की जरूरत नहीं है, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। कुछ मिसलिनियस एंजाइम्स होते हैं जिसका सिर्फ मेटल पूछा जाता है। तो जो हाइड्रोजनेज एंजाइम है, या तो इसमें आयरन प्रेजेंट होगा या फिर इसमें आयरन निकेल के आपको देखने को मिल सकते हैं। ले दे के इसमें जिंक तो कहीं से कहीं तक नहीं आता, ये वाला नहीं होगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का तो हम कम से कम 4 से 5 बार उसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म में, उसके फंक्शन में कहीं सिर्फ मेटल पूछ लेता है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं भाई, ये तो जिंक +2 वाला ही है, ये तो करेक्ट होगा। यूरिएज जो होता है इसमें निकेल प्रेजेंट होता है, यूरिएज में निकेल प्रेजेंट होता है और उसका फंक्शन होता है यूरिया का हाइड्रोलिसिस करवाना।
यूरिया में निकेल प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। इसका फंक्शन होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। बस इससे ज्यादा आपका बिल्कुल काम का नहीं है यूरियज एंजाइम। फंक्शन पूछ लेगा या बस उसका मेटल आयन, इससे ज्यादा वो कभी आपसे कुछ नहीं पूछेगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो दो मेटल आयन ऐसे हैं जिसमें जिंक प्रेजेंट है, ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी ये बनेगा इस एमएसक्यू सेट का राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट ये रहा। अब आ गए हैं जैम 23 की तरफ। मेटल आयन प्रेजेंट इन ह्यूमन कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेस से क्या ही है इस क्वेश्चन में, जस्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेस में मेटल कौन सा होगा? जिंक मेटल होगा। क्या स्ट्रक्चर बनाऊं मैं? देख लो भाई, आपकी तसल्ली के लिए फिर भी बना ही देते हैं, नहीं तो कहोगे हमें तो सामने से देखना है भाई। ये देखो, ये हमने कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार डिस्कस कर लिया। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जिसका फंक्शन होता है CO2 का हाइड्रोलिसिस करवाना या फिर कार्बोनिक एसिड का डिकम्पोजिशन करवाना, जिसकी एक्टिव साइट होती है जिंक। जिंक नहीं होती इसकी एक्टिव साइट, जिंक में जो OH2 ग्रुप लगा होता है दैट इज द एक्टिव साइट, और इसमें जिंक रिडॉक्स इनएक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अब ये ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ये तो चलो हटा दो, ये तो इसमें बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन ही नहीं है, ये गलती से आ गया होगा। ये आपका मेन ग्रुप का है, तो मेन ग्रुप के PYQ में आपको जब करवाऊंगी एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें पूरे इसके मेन ग्रुप को में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। ये आ गए हम IIT जैम 2024। अब यहाँ पे पेयर ऑफ प्रोटीन्स हैविंग हीम कोर इज, हीम कोर किसमें प्रेजेंट होगी? यानी कि जिसमें हीम है, हीम वाली कौन सी थी? यहाँ हमने देखा था कि या तो देखो कहाँ कहाँ पे, पूरी बायो इनऑर्गेनिक में जहां जहां पे भी हीम है ना, मैं आपको एक बार हर जगह बता देती हूँ कि जो हीम है या तो आपको मायोग्लोबिन में मिलेगी, हीमोग्लोबिन में भी मिलेगी, हीमोग्लोबिन में भी मिलेगी, इसके अलावा पर ऑक्सीडेज में भी मिलेगी, और इसका टेट्रामर जो कैटलिस्ट था उसमें भी मिलेगी, कैटलेज में भी मिलेगी। और कहाँ मिल रही है ये मिल जाएगी आपको साइटोक्रोम P450 में भी मिल जाएगी, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में भी मिल जाएगी, और इसके अलावा साइटोक्रोम जितने भी होते हैं ना A B C, सारे जितने भी साइटोक्रोम्स हैं हर एक साइटोक्रोम में भी हमें देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये साइटोक्रोम हो गया, परऑक्सीडेज हो गया, और बस इतने ही सारे केसेस हैं जहां पे आपको हीम यूनिट प्रेजेंट देखने के लिए मिलेगी। हीम कोर का मतलब है, ये मैंने वो एग्जांपल्स आपको बताए हैं जिसमें आयरन के साथ साथ पोरफायरिन रिंग भी आ रही थी, वो सारे केसेस हैं, वो सारे केसेस हैं ये पूरी बायो इनऑर्गेनिक के। लेकिन आपको इतना डिटेल पूछा ही नहीं है, यहाँ आपको पूछा है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, जस्ट 2 ऑप्शंस। हीमरेथीन नॉन हीम होती है, हीमोसाइनिन नॉन हीम होती है, और ये दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये सारे इनकरेक्ट हैं। कितना आसान क्वेश्चन था ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए हैं हम लेटेस्ट 2025 ईयर की तरफ। द टाइप ऑफ कार्बोक्सीपेप्टिडेज मेटलोएंजाइम एंड द मेटल आयन प्रेजेंट इन इट। फिर आगे कार्बोक्सीपेप्टिडेज पे, इसको भी तो हमने काफी बार डिस्कस किया है, इसको भी तो हमने 2 बार इसका स्ट्रक्चर देख ही चुके हैं। इसमें तो जिंक प्रेजेंट था, इसमें भी तो जिंक +2 प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट था, 2 हिस्टिडीन जुड़े हुए थे, और इसमें एक ग्लूटामिक एसिड जुड़ा हुआ था। दैट्स इट, इतना ही है इसके स्ट्रक्चर में। और फंक्शन भी तो हमने क्या इसका डिस्कस नहीं किया था, फंक्शन भी तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या कराता है, ये हाइड्रोलिसिस कराता है, ये करवाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। और ये भी बताया था मैंने कौन से टर्मिनल से, कार्बन टर्मिनल से, कार्बन टर्मिनल से। जैसे इसका अगर मैं रिएक्शन लिखकर बताऊं आपको, अगर मैं इसकी रिएक्शन कहो आप, तो मैं लिखकर बताऊं कि कैसे हाइड्रोलिसिस करवाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी अमीनो एसिड है, तो ये CONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये CH, और यहाँ इस साइड से NH, और ये CO, और फिर अगेन ये कार्बन से जो भी यहाँ जुड़ा होगा
ये मान लो कोई R1 है, यहाँ पे कोई R2 है और ये R3 है, ये CONH एंड सो ऑन। ये मान लीजिए ऐसी कोई चेन चलती चली जा रही है, तो हमने कहा कि ये हाइड्रोलिसिस करवाएगा। हम इसमें डाल दें कार्बोक्सी पेप्टिडेज, हम इसमें कार्बोक्सी पेप्टिडेज डाल दें, तो हमने कहा कि ये कार्बन टर्मिनल से करवाएगा। इसको अगर हम तोड़ दें यहां से, चलो आप इसका आधा ही पार्ट ले लो, अगर CONH2 इधर ही ले लो, सिर्फ हम अगर इसका एक दो अमीनो एसिड को जोड़कर ही अगर एक अमाइड लिंकेज देखें, तो आप अमाइड लिंकेज पे अगर फोकस करने जाओगे, ये CONH जो है ना, यही है पेप्टाइड बॉन्ड, यही है इसका पेप्टाइड लिंकेज कह लो, चाहे पेप्टाइड बॉन्ड कह लो। इसको तोड़ता है कार्बन टर्मिनल से, तो कार्बन टर्मिनल CO वाले पार्ट से यहां से इसको ये ब्रेक कराएगा, और ये ब्रेक कराने के बाद क्या बन जाएगा, इसमें बनेगा NH2। ये एक साइड से, ये जो भी यहाँ पे R डिसाइड करता है कि कौन सा एसिड रहा होगा, कौन सा अमीनो एसिड रहा होगा। तो वाटर जो है कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है और ये इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव के साथ OH माइनस और इसके साथ H प्लस, तो ये इसके साथ OH आ जाता है एंड इसके साथ NH प्लस, तो NH2 में बन जाएगा ये, और ये C और इसके साथ H, जो भी R ग्रुप इसके साथ लगा होगा वो लग जाएगा, और ये CONH2। तो ऐसे ये दोनों उसके अमीनो एसिड्स में इसको तोड़ देता है, कार्बन टर्मिनल से ये ब्रेक कराएगा। तो आई होप आपको ये भी रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। तो आगे इसमें क्या दिया था कि ये क्या कौन सा होगा, ये हाइड्रोलेज एंजाइम है जिसमें जिंक प्रेजेंट है। यस, पहला ही सही है, हाइड्रोलेज दिया तो था लेकिन कॉपर नहीं होता है, इसमें जिंक होता है। और बाकी आइसोमराइज, जो आइसोमराइजेशन करवाए ये कोएंजाइम B12 था या विटामिन B12, उसमें आइसोमराइजेशन की हमने बात करी थी, और उसमें जिंक, इसमें जिंक तो है लेकिन यहाँ पे आइसोमराइजेशन नहीं कराता। तो ए ऑप्शन होगा हमारा सही आंसर, ए ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। और ये रहा लास्ट IIT जैम 2025 का क्वेश्चन, और इसमें बायोमोलिक्यूल दैट डज नॉट कंटेन आयरन इज, जिसमें आयरन प्रेजेंट ना हो। एक ही है, MSQ है, अदरवाइज इज और आर लिखा होता। साइटोक्रोम्स में तो हमने पता है भाई आयरन भी प्रेजेंट होता है, ये साइटोक्रोम ABC 3 तरीके के थे, सब में आयरन होगा क्योंकि ये कैसे हैं, ये तो हीम सिस्टम है, इसमें आयरन भी होगा, पोरफायरिन रिंग भी होगी। हीमोसाइनिन में पूछा क्या है, आयरन ना हो, हीमोसाइनिन तो कॉपर वाला होता है ना, तो यही तो है जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज की हमने चर्चा करी थी ना, या तो आयरन वाला हो सकता है या उसमें आयरन निकेल प्रेजेंट हो सकता है, ये दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इसमें भी आयरन है। और हीमरेथीन में भी हमने पढ़ा था आयरन होता है, आयरन +2 होता है डीऑक्सी फॉर्म में, और आयरन +3 इसकी डीऑक्सी फॉर्म। इसकी दोनों स्ट्रक्चर्स को हमने डिटेल में देखा था, किस फॉर्म में ऑक्सीजन बाइंड करती है वो भी हमने बात करी थी। तो चाहो तो हम इसका स्ट्रक्चर दोबारा से आपको मैं रिकैप करा देती हूँ, जहां हमने देखा था दोबारा से रिकैप ही कर लेते हैं, तो आपको दोबारा दिख जाएगा। ये देखिए, हीमरेथीन में आयरन +2 और ये आयरन +3 में, ये पूरा डिटेल हमने हीमरेथीन के लिए भी देखा था, और हीमोसाइनिन का भी हमने स्ट्रक्चर कंप्लीट डिस्कस किया था। हीमोसाइनिन का भी ये रहा, ये हीमोसाइनिन का हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने साइटोक्रोम की भी डिस्कशन करी थी, साइटोक्रोम C की भी डिस्कशन करी थी। ये देखो, साइटोक्रोम में भी आयरन पोरफायरिन रिंग होती है, सब में आयरन है। और जो बात करी गई थी हीमोसाइनिन के लिए, हीमोसाइनिन के अलावा ये देखो, हीमोसाइनिन ये कॉपर वाला है, इसमें आयरन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमने कहा कि ये करेक्ट आंसर होगा, इसलिए हमने कहा कि ये करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, MSQ ही था, तो आपको ज्यादा ढूंढने भी नहीं थे कि एक से ज्यादा हो सकती है पॉसिबिलिटी या नहीं। तो ये आपका लास्ट 2025 का क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने क्वेश्चन के साथ साथ उसके आसपास की थ्योरी, फंक्शन और सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करी हैं। तो आई होप आपको लेक्चर की सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अच्छे लगे हो सारे कंसेप्ट्स तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।